हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है और मैंने इसके पहले क्लास 6 का चैप्टर 1 डिस्कशन किया, चैप्टर 2 डिस्कशन किया, आपसे चैप्टर 3 डिस्कशन किया। आज है बारी चैप्टर 4 की। मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए, ज़्यादा अपना समय को, जो बिजी टाइम है मेरा, उस पर टाइम निकाल करके वीडियो को शूट करना चाहिए और वीडियो को अपलोड कर सकूँ मैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर आपका है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, इसके पहले हम लोगों को डिस्कशन किया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में बड़ा डिटेल्स मैंने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे मानचित्र क्या होता है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। कहने का मतलब ये कि जब हम पूरे अर्थ का लर्निंग करना चाहते हैं, अर्थ के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, वहाँ पे ग्लोब से हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम लोग के लिए क्या एक मानचित्र की जरूरत पड़ती है। ध्यान समझिएगा, दोनों के बीच में अंतर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। मैं एक चीज़ को इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करके चल रहा हूँ कि भले थोड़ा वीडियो हल्की सी लंबी हो जाता है 5 मिनट, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से क्लियर करते चलते हैं तो आप देखोगे कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है तो आप देखोगे आप इजीली तरीके से बना पाओगे। अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है तो आपको ग्लोब का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप पृथ्वी के किसी भाग यानी किसी एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हो तो आपको एक मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल, अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए जो है, आपका मानचित्र जो होगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। मानचित्र के सपोर्ट से आप इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आप समझते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह का खींचा गया चित्र होता है। ये इसके बेसिकली मानचित्र के कहाँ उपयोग करते हैं इसके बारे में नोटिस कर रखा है, लिख रखा है कि जो मानचित्र होता है वो बेसिकली क्या होता है, पृथ्वी की एक सतह का या फिर इसके एक भाग के पैमाने के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं या फिर उसके एक पार्ट में खींचा जाता है। वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की, वही चीज़ को उन्होंने बता रखा है। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कह रखा है कि लेकिन गोलाकार सतह का पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल जरूरत के लिए आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एक विशेष क्षेत्र के बारे में, जैसे आप ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब में हम किसी क्षेत्र के बारे में, उसकी वहाँ की मिट्टी कैसी, वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ का मौसम कैसा हो, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं ग्लोब में। लेकिन वहीं पर मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, खनिज के बारे में, वहाँ की जलवायु, वहाँ कृषि, इन सब, वहाँ की नदियाँ कौन कौन सी, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए किसी मानचित्र की जरूरत पड़ती है। आगे, अब मानचित्र को 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिएगा, आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा आपका होता है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा जो आपका होता है बेसिकली तीसरा होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। अब हम पहला समझते हैं कि पहला जो होता है आपका पहला वाला मानचित्र कौन सा मानचित्र है। चलिए, आपका जो भौतिक मानचित्र वो क्या होता है बेसिकली, अच्छे से अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो क्वेश्चन, अगर इसे आपसे क्वेश्चन कैसे बना लेगा, पठारों का अध्ययन किस मानचित्र में करते हैं। ऑप्शन दे देगा भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप फंस जाओगे, चट्टा से तुरंत फंसोगे। इसलिए एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए, मत सोचिए कक्षा 6 की चीज़, कक्षा 6 की चीज़ें आ रही एग्जामिनेशन में, क्योंकि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे याद रखिएगा पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने के लिए हम लोग भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो भौतिक मानचित्र होता है वो बेसिकली आपका, उसके अंतर्गत हम लोग किसी क्षेत्र के पर्वत, पठार, नदी, महासागर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है बेसिकली, राजनीतिक मानचित्र के बारे में डिस्कशन अगर करें, किसी शहर, नगर, राज्य, गांव या और जो है विश्व के विभिन्न देश, राज्य तथा उनकी सीमाओं की दशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कोई एक देश है, मान लीजिए भारत का मैप है, सपोज मान लीजिए, उल्टा सीधा, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। अब इसके बारे में अगर हमको इसके राज्य की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, किन किन क्षेत्र से लगती है, कितने राज्य हैं, कितने देशों से सीमा लगती है इसकी, बेसिकली इसके कितने शहर, इन सब चीज़ों का हम बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको राजनीतिक मानचित्र की शरण में जाना पड़ेगा। यानी जो राजनीतिक मानचित्र होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला एक थर्ड है आपका, थर्ड जो मानचित्र है वो बेसिकली आपका थीमेटिक मानचित्र है। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है बेसिकली,
थीमेटिक मानचित्र होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग आदि के बारे में जो मानचित्र हमें बताता है उसको हम लोग बेसिकली थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। समझते हैं तीनों मानचित्र को हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है, जहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो बेसिकली हमारा होता है भौतिक मानचित्र। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया था राजनीतिक मानचित्र। राजनीति को राजनीति से जोड़ के चलें, किसी देश की किसी देश, राज्य या विश्व के किन किन क्षेत्रों से सीमाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र एक विशेष मानचित्र होता है जिसके अंतर्गत हम लोग सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्रों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कैसे ऑप्शन दे सकते हैं, दिए गए ऑप्शन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का एग्जाम्पल नहीं है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उसके बाद एक रख देगा ऑप्शन भौतिक वाले से या फिर राजनीतिक वाले से, आप फंस जाओगे चट्टा से। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते चलें। ठीक है, इतना मैंने तीनों मानचित्र के बारे में डिटेल से चीज़ें क्लियर कर दी। अगला है आपका मानचित्र के 3 घटक। आपसे पूछ सकते हैं कि मानचित्र के कितने घटक है, 3 है। कौन कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होती है, दिशा क्या होती है और प्रतीक क्या होता है, इन चीज़ों तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। मैं पता क्या चाहता हूँ आपसे, मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, लगातार वीडियो ना आने के पीछे यही रीज़न होता है कि मुझे जब लगता है कि शायद सामने से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो मैं कंटिन्यू खुद को नहीं कर पाता हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वीडियो देखेंगे, ज़्यादा लोगों तक कमेंट मिलेगा मेरे को, ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे अंदर से खुद लगेगा कि यार मुझे डेली वीडियो क्रिएट करना चाहिए। दूरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूरी क्या होती है, बेसिकली मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने में खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि समझिए कैसे, कहना क्या चाहता है, मान लीजिए ये मैप, ये किसी क्षेत्र का मैप है, ये कोई क्षेत्र है। अब मान लीजिए इतनी बड़ी कोई चीज़ है, इतनी बड़ी सड़क है, इन्होंने क्या रखा कि इतनी छोटी सड़क बना दी। ये इन्होंने लिख दिया कि इतनी मान लीजिए इसकी लंबाई 100 है, 100 सेंटीमीटर या 100 किलोमीटर है, इन्होंने लिख दिया कि 1 बराबर 100 किलोमीटर। इतनी आपको लगेगा, क्योंकि किसी बड़े पार्ट को, वास्तविक पार्ट को छोटे भाग में भी रख करके हम चीज़ों को समझ पाते हैं, दूरी में समझ पाते हैं, लेकिन इसे इतनी छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो है वास्तविक बनी रहे, उसकी दूरी में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन हम लोग साइज को छोटा मान करके, जैसे मैथ में बेसिकली करते हैं कि इसकी x बराबर ये, ऐसे यहाँ पे भी चीज़ों को कर पाते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। ये समझिएगा, ये एक डिफिनीशन है। पैमाना जो होता है बेसिकली आपका वो क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच एक अनुपात होता है। ये समझ याद रखिएगा, जो पैमाना होता है, आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में, पैमाना क्या होता है, वास्तविक दूरी अपॉन मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का जो अनुपात होता है वो बेसिकली आपका पैमाना होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में, इसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया भी था और समझाया भी था। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर बात की जाए तो जैसे उन्होंने कह रखा है कि एग्जाम्पल ग्रुप में कि अगर किसी क्षेत्र की दूरी, देखिएगा उदाहरण के रूप में, किसी आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और हम लोग ये मान लेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1, तभी तो इसको रखेंगे, 2 रख देंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब बड़े वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, कागज पर जो है दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, यह छोटा मानचित्र होता है। बड़ा मानचित्र मैंने पहले आपको समझा दिया। छोटा मानचित्र क्या होता है, जब बड़े वाले भागों जैसे महाद्वीप या फिर देशों को हम लोग कागज पर दिखाना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और जो है इसकी एग्जाम्पल ग्रुप इन्होंने कह रखा है कि जो 5 सेंटीमीटर बराबर हम लोग रख देते हैं 100 किलोमीटर। इस तरह हम चीज़ों को छोटे पैमाने पर रख सकते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर या कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लोगों को एक छोटे क्षेत्रफल
जैसे आपके, अगर आपसे क्वेश्चन माना जाएगा आपके गांव या फिर शहर को हम लोग को पैमाने पर दिखाना, तो हम किस पैमाने का उपयोग करेंगे? बड़ा पैमाना, छोटा पैमाना, मानचित्र, ग्लोब। आप फंस जाओगे, तो याद रखिएगा हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को हम लोग दिखाते हैं 5 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 मीटर है, हम लोगों ने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर बराबर 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको रख देंगे 5 सेंटीमीटर। कुछ भी मान के इस चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र को कहते हैं। इसको छोटा कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बड़ा मानचित्र। आगे चलते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो बड़े मानचित्र होते हैं वो छोटे मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कैसे याद रखेंगे? जो चीज़ बड़ी होगी वो ज़्यादा जानकारी प्रदान करेगी, जो चीज़ छोटी होगी वो कम जानकारी को प्रदान करेगी। बस इस तरह से आप चीज़ों को ईजी तरीके से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ है, कुछ नहीं है आपकी जानकारी लग, ठीक है बच्चे, इसमें कोई सीन नहीं है। आगे चलते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर जो आपको डिस्कशन करना जो जरूरी है। अब हम समझेंगे दिशा के बारे में। चलिए, दूरी अगर आपको देखना हो एक बार विजिट कर लीजिएगा अच्छे से। दिशा संबंधित क्वेश्चन की साइड में दे रखा है, मैं आपको करा दूंगा इधर अगले पेज में, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा। आगे चलते हैं दिशा के बारे में। दिशा क्या होती है? दिशा आपको पता होगी, आपको 4 दिशाएं हैं, ठीक है। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर जो है दाहिनी तरफ एक तीर लगा होता है। आप कोई मानचित्र देखोगे, अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा और भारत के नक्शे में आप देखोगे, अगर आपके रूम में लगा होता है आप जरूर देखिएगा, विजिट करेंगे, ऊपर लिखा होता है, बीच में साइड में लगा होता है, ऐसे तीर लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ, एन का मतलब होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा को ये बेसिकली क्या करता है, दर्शाता है, ठीक। आगे, यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे हम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे का भी पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये अगर नॉर्थ है तो आप तुरंत इसके पीछे किस तरह साउथ समझ लेंगे, और ये वाली को आप ईस्ट समझ लेंगे, और ये वाली को आपको वेस्ट समझ लेंगे। इस तरह से आपको चारों दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इन चारों बिंदु होते हैं, इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे, 2 क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा बताइए। अब चित्र में चलते हैं। विकास के घर से क्या पूछा क्वेश्चन, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान किसकी दिशा में। विकास का घर पहले देखते हैं, विकास का घर है ये, और यहाँ से पूछा है कि सामुदायिक केंद्र किस दिशा में, तो किस दिशा में मेरे भाई, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बेसिकली वो है, उन्हें पूछ रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप में उन्होंने पूछ रखा है कि जो खेल का मैदान विकास के घर से किस दिशा में, खेल का मैदान कहाँ पे, ये यानी ये किस दिशा पे है, ये आपका बेसिकली हो जाएगा किस दिशा को, इसको क्या कहते हैं, इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, ये अगर नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के नाम से जानते थे। खेल का मैदान विकास के घर से बेसिकली उत्तर पूर्व दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या रखा है, अगला क्वेश्चन आपका है दुकान से विद्यालय की दिशा, दुकान से विद्यालय किस दिशा में, ये बेसिकली आपकी दुकान और ये आपका विद्यालय। इसको पिछले वाले को इरेज कर देते हैं। ये आपकी बेसिकली दुकान और ये आपका बेसिकली विद्यालय। दुकान से विद्यालय किस दिशा में, दुकान से किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ईस्ट। आगे चलते हैं। ये होता बेसिकली आपका दिक्सूचक, ये दिक्सूचक है और ये प्रधान दिग्बिंदु है। या हम दिक्सूचक की सहायता से, अब दिक्सूचक का उपयोग क्या किस क्षेत्र में करते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसी स्थान, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दिक्सूचक का उपयोग करते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा को दिखाती है, यानी कि जो चुंबकीय सुई होती है वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ को शो करती है, नॉर्थ और साउथ को शो करती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब जानेंगे प्रतीक के बारे में। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया दूरी के बारे में,
दिशा के बारे में। और इसका जो तीसरा घटक था वो बेसिकली क्या था, प्रतीक। अब प्रतीक क्या होता है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुआं को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अच्छा छाया, रंग, चित्र या रेखाओं का उपयोग करके इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, समझते हैं। बेसिक लैंग्वेज के अलावा हम समझते हैं। मान लीजिए हमको ये एक क्षेत्र था, हमको यहाँ पे पेड़ के सिंबल को दिखाना है, ये पेड़ यहाँ बनाए। अब कई सारे पेड़ है, हम पेड़ तो अगर मानचित्र बनाएंगे तो काफ़ी जगह खींचेगा। हमने क्या किया कि एक सिंबल बना लिया कि ये हमने लिख दिया साइड पे, ये बराबर पेड़, ये पेड़ का सिंबल है। अब ये जहाँ जहाँ बनाएंगे हम उसको पेड़ माना जाएगा। इस तरह से जिन भी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली क्या दिखाते हैं, उन चित्रों को शो करते हैं मानचित्र पर। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये बेसिकली इसको एक बार समझ लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस चीज़ों का मानचित्र। कि एनसीईआरटी में जो चीज़ रखी है एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा, अगर अच्छे से देख लेंगे और 2 से 3 बार अगर वीडियो को स्पीड से चाहे देख लें, धीरे धीरे देख, जैसे आपको समझ में आ जाए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी ठीक ठाक टाइम है। और अगर आप ठीक ठाक चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में कोई भी चित्र दे देगा, इनमें से आपसे पूछ लेगा कि ये किन चीज़ों का बेसिकली मानचित्र पर इसका निरूपण क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ये बेसिकली क्या है। ये जो है आपका बड़ी लाइन है, ये आपकी बड़ी लाइन है, ये आपकी मीटर लाइन है, ये आपकी रेलवे स्टेशन है। इस तरह का चित्र जहाँ पे दिखे आपका, तो ये समझ लीजिएगा बड़ी लाइन का चित्र है, ये मीटर लाइन है आपकी, ये बेसिकली रेलवे स्टेशन का सिंबल है। उसके बाद ये आपकी पक्की सड़क है, इस तरह का सिंबल मिल जाए। कच्ची सड़क है, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाता है, ये आपकी राज्य की किसी राज्य से जुड़ी हुई सीमा को दिखाता है, ये जिला से जुड़ी हुई सीमा को दिखाता है। ठीक है, और अगले की बात करें तो ये बेसिकली आपको, ये नदी है, इस तरह नदी बहती है ना, तो याद रखें नदी आप समझ जाओगे। कुआं को आप समझ जाओ, गोला गोला है। तालाब को समझ जाओगे, तालाब ऐसे ही होता है गाँवों में, अगर आप गाँव से हैं। नहर वगैरह ऐसे ही निकाली जाती हैं। और पुल देखोगे आप, पुल जो पुलिया होती है ऐसी ही सकरी हुई होती है। तो ये चीज़ें आप देख करके समझ जाओ। कुछ चित्र है जो आपको शायद ना समझ में आए, बाकी चीज़ आप देख के समझ जाओ कि ये इस चीज़ का सिंबल है। मंदिर का सिंबल आप दूर से समझ जाओगे। गिरजाघर देख लीजिए अगर आप, क्योंकि इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा याद रहेगा। मस्जिद का आप समझ जाओगे। छतरी का थोड़ा देख लीजिए, छतरी का समझ याद कर लीजिएगा, और गिरजाघर का याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका है पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। उसके बाद फिर पोस्ट टेलीग्राफ का सिंबल है, पुलिस स्टेशन, इन तीनों लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसको। अब बस्ती का समझ लेते हैं, ये बस्ती का सिंबल क्या होता है। ठीक है, बस्ती का सिंबल ऐसे होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान समझ कि कब्रिस्तान में ऐसे ही लोग गड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे गड़े होते हैं, तो वही कब्रिस्तान का समझ जाओगे। लेकिन बस्ती का आप फंस सकते हो, बस्ती का आप देख लीजिएगा। उसके बाद पेड़ का सिंबल तो तुरंत कर लोगे आप, घास दूर से ही जान जाओ। कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट थे जो आप शायद ना जानते हो, बाकी चीज़ें आप शायद जानते होगे आई थिंक। अगला चलते हैं, इस पेज में अगर और कुछ हो तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। देखिए मानचित्रों क्या होती है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है। यानी कि विश्वव्यापी भाषा का मतलब ये है कि जो भी चित्र आपको दिखाया गया है, यही चित्र पूरे विश्व में, अगर आपको पेड़ के बारे में दिखाना है तो ऐसे ही चित्र आपको पूरे विश्व के किसी भी देश के लोग इसी चित्र का प्रयोग करेंगे। बस्ती के बारे में इसी चित्र का प्रयोग करेंगे, कब्रिस्तान के बारे में इसी चित्र का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस भी चित्र को, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है, उसको पूरे विश्व के लोग वही मानते हैं। इसके पहले चैप्टर में आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। ठीक है, पूरे विश्व के लोग एक लंदन के समय को मानते हैं, उसके हिसाब से जो देश आगे पीछे जिस दिशा में, इस हिसाब से समय घट बढ़ के एडजस्ट, यानी कि जो एक मानक समय होता है वो बेसिकली क्या, ब्रिटेन के लंदन से जो समय वो होता है उस हिसाब से मानते हैं हम लोग। भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया था, भारत के इलाहाबाद के नैनी शहर से उसका मेन जो पॉइंट है, जो ये सिंबल होते हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऋण जो है, इन सिंबलों को हम लोग ऋण प्रतीक के नाम से जानते हैं। इन जो सिंबल होते हैं आपके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऋण प्रतीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लिखे ऋण प्रतीक के नाम से आते हैं। कुछ ऋण प्रतीक आपका चित्र 4.3 में हम लोगों ने दर्शा रखा है, यानी कि जो हम लोगों ने चित्र के बारे में बताया वही कह रहा है। आगे विभिन्न रंगों का उपयोग हम लोग किन चीज़ों में करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि मानचित्र में हम लोग नीला रंग का प्रयोग किस में करते हैं। नीला रंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जलाशय में। भूरा रंग का प्रयोग करते हैं पर्वत में। पीले रंग का पठार में करते हैं, और हरा रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से विजिट कर लीजिएगा, पीडीएफ से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि नदी किस दिशा में बह रही है। देखिए दिशाओं का ज्ञान इसके पहले आपको हो चुका है। और नदी किस दिशा में बह रही है, देखिए ये नदी है ये। अब नदी किस दिशा में बह रही है, तो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे ही बह रही है ना, ये दिशा में। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी जो है ये है ना, यही तो है दिशा, ये
ये आपका है दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बेसिकली जो है आपकी नदी बह रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़कें गुजरती है। डुमरी गांव आपका कहाँ है, डुमरी गांव ये है, इसके पास से किस प्रकार की सड़कें गुजरती है, ये सड़कें गुजर रही है, सड़क गुजर रही है। अब ये किस प्रकार की सड़क है, आपने अगर पहले अगर आपको याद हो तो ये पक्की सड़क का एग्जाम्पल है, ठीक है, पक्की सड़क गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपसे किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, बेसिकली तीसरा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, किस प्रकार के पास जो है बेसिकली रेलवे लाइन, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। सुंदरपुर कहाँ पे है, आप चित्र में देखोगे सुंदरपुर आपका ये है, और सुंदरपुर के पास कौन सी लाइन है, ये लाइन, ये किस प्रकार की लाइन है, अगर आपको याद हो पीछे मैंने बताया था आपसे, ये लाइन बेसिकली होती है आपकी जो है किस प्रकार की है, तो बड़ी लाइन है। सुंदरपुर के पास से कौन सी लाइन गुजरती है, बड़ी लाइन गुजरती है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बात करूं तो अगला क्वेश्चन होता है रेलवे पुल के पास किस तरफ पुलिस स्टेशन है। अब रेलवे पुल आप देखोगे, रेलवे पुल कहाँ पे आपका, रेलवे का पुल कहाँ पे आपका, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे, और वही सब क्वेश्चन दे रखा, कोई खास इसमें चीज फंसने वाली चीज नहीं। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। रेलवे का पुल देख लो कहाँ पे है, उसके बाद उन्होंने कह रखा है कि किस दिशा में जो है बेसिकली पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का सिंबल क्या होता है, PS होता है, ये है ना आपका पुलिस स्टेशन, ये देखिए, ठीक है, इस हिसाब से आप कर लोगे। यही सब चीज़ें थी, ये रेलवे पुल हो गया आपका सक्रिय, ठीक है। पुलिया किस दिशा में, ये इस दिशा में, यानी कि पूर्व दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व कह सकते हो। अगला क्वेश्चन करा ही देते हैं आपको, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ है, छतरी किस तरफ रेलवे लाइन के। अब रेलवे लाइन देख लीजिए, रेलवे लाइन आपकी ये है, छतरी किस दिशा में, तुरंत ऐसे चीज़ों को कर लेना, टाइम मुझे लगता है ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। अगला चलते हम लोग रेखा चित्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने पर की सहायता से खींचा जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि एक आपको बताया कि ऐसे जाना, आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना, इन चीज़ों को लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। अगला आपको एक पॉइंट है, खाका क्या होता है। कुछ ही छूटा तो नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे खाका क्या होता है। खाका क्या होता है, बेसिकली अगर खाका के बारे में डिस्कशन करें, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बेसिकली जो है खींचा गया चित्र, एक छोटा सा क्षेत्र हो, उसके बड़े पैमाने पर जो चीज़ हम खींचते हैं उसको हम लोग बेसिकली खाका के नाम से जानते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता। इसको बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र खींच सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते थे, खाका के नाम से जानते थे। ये था बेसिकली आपका क्वेश्चन, और पूरी चीज़ों को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। अब हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन साथ में इसलिए देखते चल रहे हैं कि कई बार ऐसे मैंने देखा है, कई चैप्टर से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप क्वेश्चन को भी करते जाइएगा, क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे है, मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। 3 घटक कौन से हैं, 3 घटक अगर आपको याद होगा तो आपको कौन कौन से 3 घटक थे। एक था आपका दिशा, दूसरा था आपका प्रतीक, और एक आपका था दूरी। कौन कौन से 3 घटक थे, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं, प्रधान दिग्बिंदु कौन से थे। प्रधान दिग्बिंदु की अगर बात करें तो जो आपके 4 दिशाएं थे, कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन हम जो पॉइंट होता है इनको बेसिकली क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जानते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, पैमाना क्या होता है। बेसिकली पैमाने के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो पैमाना हमारा क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच जो अनुपात होता है, ये मैंने चैप्टर में डिस्कशन कर रखा था, आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ साहब, मैंने आपको बताया भी था। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये लिखा है साफ, मैंने आपको पूरा बताया भी था कि ये पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच जो अनुपात होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, पैमाना होता है। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। यानी कि जो ग्लोब के अपेक्षा में मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। अधिक सहायक इसलिए होती है कि हम किसी क्षेत्र के बारे में, छोटे क्षेत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे,
और इसलिए हमारे लिए हमको अगर अपने गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अपने शहर के, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, हम एक छोटे क्षेत्र के बारे में आसानी तरीके से जानकारी प्राप्त करते सकते हैं और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उसकी खनिज, उसकी नदियाँ, वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम, वहाँ की फसलें, इन सब चीज़, हर चीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बेसिकली हमारे लिए ये काफ़ी आसान होता है। मानचित्र और खाक के बीच में क्या अंतर है? मानचित्र क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन किया है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और पहले ही पेज में आपको दिखाया था मैंने, ये देख लीजिए जी। मानचित्र पृथ्वी पर के एक भाग, ये दिखा है। अगला, अब खाका क्या होता है, मैंने आपको वो भी दिखाया था, फिर भी दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन अच्छे से। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा जाना, वो बेसिकली आपका खाका कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करूंगा और अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौन सा मानचित्र करता है? थीमेटिक मानचित्र। ये देखिए, ये लिखा है आपका, थीमेटिक मानचित्र हमको विशेष जानकारी प्रदान करता है। मैं इसलिए चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये लिखे। अगला क्वेश्चन, अगले चीज़ के बारे, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होता है? किस प्रकार से सहायक होता है मेरे भाई? सहायक किस प्रकार से होता है? जो प्रतीक होते हैं, हम लोग उसको प्रतीक का सिंबल का यूज कर सकते हैं, छोटे से मानचित्र को बड़े आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लिए सहायक होता है। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन को समझते हैं। वृक्षों के वितरण वाले दिखाए गए मानचित्र, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या होते हैं भाई? थीमेटिक होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। क्या दिखाना है? पीडीएफ पढ़ी, देख लीजिएगा। नीला भाग किसको दिखाता है? जलाशय को। दिक्सूचक किसका प्रतीक होता है? जो दिक्सूचक होता है बेसिकली किसका प्रतीक होता है? मुख्य दिशाओं का पता लगाने के हम लोग क्या करते हैं? दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? अगला क्वेश्चन आपका, पैमाना जो बेसिकली होता है मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से हमारे पूरे चैप्टर कवर हो जाता है और पूरी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर के सहित। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं, तो मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।